बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा कैसे हैं? अच्छा जी, आज हम प्लूरल फ्लूइड जो है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उसको डिस्कस किया। तो प्लूरल फ्लूइड क्या है? प्लूरल फ्लूइड जो है वो एक ऐसा लिक्विड है जो कि प्लूरल लेयर्स के दरमियान में होता है, प्लूरल कैविटी में। सो प्लूरल फ्लूइड जो है ये इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लेयर्स ऑफ द प्लूरा। प्लूरा जो है बेटा, जो आपके फेफड़े हैं उनकी इर्द गिर्द जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं। सो प्लूरा इज़ टू लेयर मेम्ब्रेन दैट कवर्स द लंग्स एंड लाइन्स द चेस्ट कैविटी। प्लूरा जो है वो डबल लेयर की मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन क्या करती है कि आपके लंग्स को और आपकी जो चेस्ट कैविटी है उसकी लाइंस को जो है ये कवर करती है। और वहाँ पर अगर जो है लिक्विड भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है, तो उसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है ना। द एरिया दैट कंटेन्स द प्लूरल फ्लूइड इज़ नोन एज प्लूरल स्पेस। वो एरिया जहाँ पर प्लूरल फ्लूइड जो है वो भर जाता है उसको हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली होता है कि बहुत कम मिकदार जो होती है प्लूरल फ्लूइड की प्लूरल स्पेस के अंदर, ठीक है ना। मतलब कि नॉर्मल प्रोसेस में अगर हम देखें तो बहुत कम मिकदार में प्लूरल फ्लूइड जो है वो प्लूरल स्पेस में मौजूद होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लंग्स टिश्यूज़ हैं, ये जो येलो कलर का ये जो लिक्विड है, यहाँ पर ये जो लंग है इसमें कम है, यहाँ पर ये देखें ज़्यादा है। नॉर्मली कम होता है, लेकिन यहाँ पर अगर अब नॉर्मल कंडीशंस आ जाएंगी तो फिर यही ज़्यादा हो जाएगा। इसको सिरिंज वगैरह के ज़रिए जो है वो लेते हैं, उसके बाद इसको फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम प्लूरल या फिर पेरिकार्डियल की। देखिए बेटा, प्लूरल और पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल और प्लूरल, प्लूरल आपको पता चल गया है लंग्स वाला होगा, और पेरिकार्डियल होगा जो जो पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम कहते हैं कि जो आपके हार्ट के इर्द गिर्द जो झिल्ली होती है उसको। सो मेन पर्पस जो है टेस्ट करने का वो ये होता है कि हम ट्रांसुडेट और एक्सुडेट जो है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में पैथोलॉजी में ये पढ़ा था कि जो ट्रांसुडेट होता है वो क्या होता है और जो एक्सुडेट होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। सो हम ट्रांसुडेट और एक्सुडेट जो है उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जो एक्सुडेट है उसमें हायर कंसनट्रेशन होगी, स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है वो भी ज़्यादा होगी, प्रोटीन्स भी ज़्यादा होंगे, और जो ट्रांसुडेट है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम होती है और प्रोटीन कंटेंट और सेलुलर कंटेंट भी उसमें कम होता है। तो स्कीम जो है एग्जामिनेशन की ये तकरीबन सेम ही होती है जैसे कि CSF की, SY ये कि जो डिटर्मिनेशन है स्पेसिफिक ग्रेविटी की ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन फ्लूइड्स में। जबकि आप क्लोराइड की जो एस्टिमेशन है इसको आप निकाल सकते हैं, मतलब कि क्लोराइड एस्टिमेशन ना करें, लेकिन आपने जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो एस्टिमेशन है वो ख़ास तौर पे करनी है। सो मोस्ट रिलायबल टेस्ट जो हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं ट्रांसुडेट और एक्सुडेट को, वो सिमल्टेनियस एनालिसिस है, मतलब कि एकदम से एनालिसिस है किसका? प्लूरल फ्लूइड का, मतलब कि अचानक से या इकट्ठा जो प्लूरल फ्लूइड का जो एनालिसिस है वो होता है, ठीक है ना। और सीरम का टोटल प्रोटीन के लिए या फिर इलेक्ट्रिक डिहाइड्रोजिनेस के लिए। सो जो ट्रांसुडेट होता है ये एक एफ्यूजन है जिसमें जो रेशो है सीरस फ्लूइड की टोटल प्रोटीन्स के साथ या फिर सीरम प्रोटीन्स के साथ वो आपकी 0.5 या 0.5 से कम होनी चाहिए, जबकि जो करस्पॉन्डिंग लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज रेशो है वो आपकी लेस देन होनी चाहिए 0.6 से, ठीक हो गया। सो अगर फ्लूइड जो है उसको हम लेबल करते हैं एज अ ट्रांसुडेट, सो कोई दूसरा टेस्ट रिक्वायर नहीं है,
लेकिन अगर हम इसको एक्सुडेट कंसीडर करेंगे तो देन इसमें आपको ग्राम स्टेनिंग करनी पड़ेगी, ज़ाहिर बात है बेटा, क्योंकि उसमें जो है ऑर्गेनिज्म भी होगा, बैक्टीरिया होगा, या फिर कल्चर लगाना पड़ेगा आपको, या काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी पड़ेगी उसकी, ठीक है ना। तो जो ट्रांसुडेट होगा उसमें कुछ भी नहीं है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम होगी। अगर एक्सुडेट वाला है तो ज़ाहिर बात है वो किसी वजह से, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्शन की वजह से होगा, तो उसकी फिर ज़ाहिर बात है आपको फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, फर्दर जो है वो स्टेनिंग करनी पड़ेगी, कल्चर शल्चर जो है उसका लगाना पड़ेगा माइक्रोबायोलॉजी में। इसके साथ ही आप देखें कि साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन और बायोप्सी है, ये वो कह रहा है कि साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन और बायोप्सी जो है इसको आप इंडिकेट कर सकते हैं एज अ केस ऑफ सस्पेक्टेड मेलिग्नेसी। मेलिग्नेसी को अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप फिर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा इसमें आ जाएगा स्पेसिफिक सैम्पल कलेक्शन या स्पेसिमेन कलेक्शन। मेडिकल ऑफिसर लेता है स्पेसिमेंस, या फिर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट भी ले सकता है इसके अंदर। वो वार्ड्स में जो है अंदर एसेप्टिक कंडीशंस में ज़ाहिर बातें लेगा। एसेप्टिक कंडीशंस ऐसी होती हैं, स्टरलाइज्ड कंडीशन, तो जो फ्लूइड है वो कलेक्ट किया जाएगा 3 से 4 स्टीराइल कंटेनर्स के अंदर, जैसे कि CSF के लिए हमने देखा था। तो ये अच्छा है कि आप सेपरेट स्पेसिमेंस जो है वो लें EDTA के अंदर, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड के अंदर, ताकि आपका जो सेल काउंट है वो अच्छा सा हो सके, ठीक है ना। बेटा जब सेल्स को आप लोग नॉर्मल हालत में रखना चाह रहे हैं, लाइव हालत में रखना चाह रहे हैं, तो फिर जारी बात है उसको आप EDTA वाइल्ड में डालेंगे। नेक्स्ट क्या है, रूटीन एग्जामिनेशन इसमें कौन कौन से करते हैं। फिर आप सबसे पहले आपने उसकी अपीयरेंस देखनी है। तो अपीयरेंस जो है वो आपने कैसे देखनी है, आपने उसकी अमाउंट देखनी है कि कितनी अमाउंट है, फिर आपने उसका कलर देखना है, फिर उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो आप देखेंगे, ठीक है ना। जो नॉर्मल फ्लूइड है वो स्ट्रॉ कलर का होता है, और कोआगुलम या पेलिकल जो है वो उसमें नहीं होंगे। जो नॉर्मल फ्लूइड होता है वो कलर जो है वो स्ट्रॉ कलर्ड होगा, और क्लियर होगा, उसमें कोआगुलम वगैरह नहीं होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो फिर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो डिटर्मिनेशन है वो या तो रिफ्रैक्टोमीटर से होगी या फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से होगी, जिसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। तो नॉर्मल जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो लेस देन 1.016 होनी चाहिए, ठीक हो गया। देखिए वो आप रिफ्रैक्टोमीटर के ज़रिए या फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के ज़रिए आप देख सकते हैं इसकी, लेकिन होनी कितनी चाहिए, वो लेस देन 1.016 होनी चाहिए। जो सेल काउंट है उसकी बात करते हैं जब हम, तो इसमें देखें कि जो तरीका आप इस्तेमाल करते हैं CSF के लिए वही है बेटा कि 5 जो है खाने आप देखेंगे, जैसे आप WBC काउंटिंग करते हैं, 4 साइडों वाले कॉर्नर्स वाले स्क्वेयर्स को माइक्रोस्कोप में, और एक सेंट्रल स्क्वेयर को उसके अंदर फिर आप सेल काउंटिंग करेंगे। नॉर्मली जो है इन फ्लूइड्स में 0 से लेकर 8 तक जो है वो सेल्स होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब, और ये सेल्स कौन से होंगे, ये मेसोथेलियल सेल्स भी हो सकते हैं और ये लिम्फोसाइट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एक टेबल है, यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं ट्रांसुडेट का और एक्सुडेट का। इसमें सबसे पहले देखें कि जो अपीयरेंस है ट्रांसुडेट की वो क्लियर होगी, जबकि जो एक्सुडेट है वो क्लाउडी या फिर टर्बिड होगा, ठीक है जी। ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज़्यादा होती है, उसमें पस फॉर्मेशन भी हो रही होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा होता है, सेलुलर कंटेंट भी एक्सुडेट में ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो क्लाउडी या फिर टर्बिड आपको नज़र आएगा।
कलर की जब हम बात करते हैं तो जो ट्रांसुडेट है वो वाटरी या स्ट्रॉ कलर का होगा, जबकि जो एक्सुडेट है वो टर्बिड या पुरुलेंट या ब्लडी हो सकता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ट्रांसुडेट की लेस देन 1.016 होगी, जबकि जो एक्सुडेट है उसकी ग्रेटर देन 1.016 होगी। नेक्स्ट बेटा सेल काउंट। सेल काउंट में जब हम देखते हैं तो ट्रांसुडेट का जो सेल काउंट है वो लेस देन 1 × 10⁻⁴ होगा पर लीटर लिम्फोसाइट्स, और इसमें जो मीज़ो एंडोथीलियल सेल्स इसके अंदर मौजूद होंगे, जबकि जो एक्सुडेट है उसका ग्रेटर देन 1 × 10⁻⁹ पर लीटर, और इसमें जो सेल्स होंगे वो न्यूट्रोफिल्स होंगे, लेकिन जो है वो मोनोन्यूक्लियर सेल जो हैं वो बाद में आ सकते हैं। शुरू में न्यूट्रोफिल्स होंगे एक्सुडेट में, और बाद में जो है वो मोनोन्यूक्लियर सेल्स आ जाएंगे। आरबीसीज ट्रांसुडेट में नहीं होते, वो एक्सुडेट में होते हैं ऑफन, आमतौर पर। क्लॉट फार्मेशन ट्रांसुडेट में नहीं होगी, वो भी एक्सुडेट में होगी। ग्लूकोज सीरम के अंदर जितना होगा उतना ही होगा ट्रांसुडेट के अंदर, लेकिन जो एक्सुडेट है उसमें सीरम जो है वो उतना होगा या फिर रिड्यूस होगा, मतलब कि ग्रेटर देन 50% जो है वो रिड्यूस हो जाएगा सीरम के लेवल से, जो ग्लूकोज का लेवल है एक्सुडेट के अंदर। वो क्यों कम होगा? क्योंकि बेटा यहाँ पर सेल्स मौजूद होते हैं एक्सुडेट के अंदर, तो वो सेल्स जो है जारी बात है ज़िंदा है, उनको खुराक चाहिए, तो वो इस ग्लूकोज को कंज्यूम करके कम कर देंगे। टोटल प्रोटीन्स की जब हम बात करें तो टोटल प्रोटीन्स जो ट्रांसुडेट है उसमें लेस देन 20 ग्राम पर लीटर या फिर लेस देन 50% ऑफ द सीरम लेवल होगी, जबकि एक्सुडेट के अंदर ग्रेटर देन 20 ग्राम्स पर लीटर होंगी। रिवेल्टा टेस्ट जो है वो नेगेटिव होता है या फेंट होगा जबकि ट्रांसुडेट में, जबकि एक्सुडेट के अंदर जो है वो पॉजिटिव होता है। लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज जो है ये एलडी, ये ट्रांसुडेट में लेस देन 60% होगा सीरम एक्टिविटी का, जबकि एक्सुडेट में ग्रेटर देन 60% होता है सीरम एक्टिविटी का। फिर आप देखें जो फ्लूइड टोटल प्रोटीन है, फ्लूइड टोटल प्रोटीन टू सीरम टोटल प्रोटीन, ठीक है ना। तो ये देखें फ्लूइड टोटल प्रोटीन टू सीरम टोटल प्रोटीन रेशियो जो है वो ट्रांसुडेट में लेस देन जो है वो 0.5 होगी, जबकि एक्सुडेट के अंदर जो है वो ग्रेटर देन 0.5 होगी। नेक्स्ट इसमें देखें जो फ्लूइड एलडी टू सीरम एलडी रेशियो है, तो ट्रांसुडेट के अंदर लेस देन 0.6 होगी, जबकि एक्सुडेट जो है उसमें ग्रेटर देन 0.6 आ जाएगी। फिर है एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन। एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन कैसे करेंगे? द प्रोटीन कंटेंट जो है इन फ्लूइड्स का वो हायर होना चाहिए CSF से। सो ये जो है इसको आप डाइल्यूट कर सकते हैं प्रोटीन एस्टिमेशन से पहले। डाइल्यूशन जो है वो डिपेंड करती है स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर। बेटा जितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको डाइल्यूट करने की, जितनी ही स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी उतनी कम। अगर तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है तो वो फर्दर डाइल्यूशन करनी पड़ेगी, अगर कम है तो फिर आपको करनी पड़ेगी। तो रिज़ल्ट जो हैं उसको फिर आपने फ़र्ज़ किया अगर 110 की डाइल्यूशन लगाई है तो जो आपके रिज़ल्ट्स होंगे उन रिज़ल्ट्स को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपको अकॉर्डिंगली जो है वो जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो अकॉर्डिंगली आएँ। फिर है एस्टिमेशन ऑफ ग्लोबुलिन्स। जो क्वालिटेटिव टेस्ट है जो आमतौर पे होता है ग्लोबुलिन्स की जो है वो क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए, उसमें देखें द टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन अ सीरीज ऑफ फ्लूइड इज़ द रिवल्टा टेस्ट। इसमें क्या होगा कि रीजेंट आपको चाहिए ताकि रीजेंट आपको चाहिए, आप उसके अंदर एक ड्रॉप जो है वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड का डाल दें और फिर 100 ml जो है वो डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है ना, वो आपने डाला है एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जो है आपने 1 to 2 ड्रॉप जो है वो सेंट्रीफ्यूज सुपरनेटेंट के लेने हैं। बेटा सुपरनेटेंट होता है कि सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट। सो नॉर्मल जो फ्लूइड है
इसके साथ ही आप देखें जो नॉर्मल फ्लूइड है, नॉर्मल फ्लूइड डू नॉट प्रोड्यूस एनी क्लाउड इन द रीजेंट, और जो ट्रांसुडेट जो है वो क्लाउड प्रोड्यूस करेगा, उसमें क्लियर क्लाउड होगा, और जो ये होगा अपना ट्रांसुडेट वो क्लाउड प्रोड्यूस करेगा और उसमें वाज़ेह क्लाउड आपको नज़र आ सकता है। एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज देखें, वो इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज लेवल के प्लूरल फ्लूइड में जो है वो 3.5 मिलीमोल पर लीटर से कम होने चाहिए, जिसमें आप देखें बेटा कि 60 mg पर 100 ml होने चाहिए, या फिर 2.3 मिलीमोल पर लीटर, जिसमें 40 mg पर 100 mg होने चाहिए। अगर इससे कम होते हैं तो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जो है वो कंसिडर किया जाता है डिक्रीज़। सो डिक्रीज जो है वैल्यूज़ के अंदर ग्लूकोज की और एक्सूडेट की, वो कह रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले रजिस्टर से भी आप देख, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, स्पेशली जबकि जो एक्सूडेट है वो पुरुलेंट हो, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस या मैलिग्नेंसी या प्लूराइटिस वगैरह, ये इन कंडीशन में भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट बेटा देखें अल्फ़ा माइलेज जो प्लूरल एफ्यूजन है, इसको आप फर्स्ट साइन या पैंक्रियाटिक डिजीज़ में भी देख सकते हैं। अल्फ़ा माइलेज एक्टिविटी को मेजर करना चाहिए। सारे के सारे अनएक्सप्लेन्ड एफ्यूजन में अल्फ़ा माइलेज एक्टिविटी जो है वो कंसिडर की जाती है एलिवेटेड के जब लेवल ऑफ सीरम जो है वो अल्फ़ा माइलेज का वो कम कंसिडर किया जाता है, ठीक है, जैसे कि 1.5 टू 2.0, ठीक है ना। सो जो प्लूरल फ्लूइड है अल्फ़ा माइलेज एक्टिविटी वो आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ कंडीशंस हैं इसके अंदर। तो इसके बाद देखें जो प्लूरल फ्लूइड अल्फ़ा माइलेज एक्टिविटीज़ जो हैं उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है बहुत ज़्यादा कंडीशन में, जिनमें क्या है कि एक्यूट और क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है, पैंक्रियाटिक सूडोसाइट्स हैं, और इसोफेजियल रप्चर्ड और रियली प्राइमरी या फिर मेटास्टेटिक कार्सिनोमा लंग्स का जो है ये वास्कुलर। इसके साथ आप देखें बेटा क्रिएटिनिन काइनेज है, तो आइसो एंजाइम भी जो है वो हाई होगा प्लूरल फ्लूइड में, पेरिकार्डियल फ्लूइड में, और एडिनो कार्सिनोमा में प्रोस्टेट ग्लैंड्स की। जो एंजाइम है वो इसके अलावा एंजाइम और भी हाई होगा एडिनो कार्सिनोमा में और एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा में। जो पीएच है नॉर्मल प्लूरल फ्लूइड की वो 7.6 से कम होगी, 7.6 होगी, और लेस देन 7.3 जो है ये आप इसको आप इस तरह से डायग्नोज बना सकते हैं कि ये या तो एम्पाइमा हो गया है, या मैलिग्नेंसी है, या फिर डिसऑर्डर है, या कोलेजन डिसऑर्डर है, या कोई ट्यूबरकुलोसिस जो है, या फिर इसोफेजियल जो है वो इसोफेजियल और रप्चर हो जाएगा कीमोटैक्सिस के लिए। इसके अलावा देखें प्लूरल फ्लूइड जो है इसकी पीएच 7.3 से 7.4 तक होती है, जो कि कंडीशन में सेम ही रहती है। उसके साथ साथ जो पीएच है लेस देन 6 जो है इसको आप हाईली नेगेटिव सजेस्ट करेंगे एसोफ्रेंजियल रप्चर के लिए। अगर पीएच जो है वो लेस देन 7.1 आती है तो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो जुड़ा होता है कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ के साथ या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ। पीएच अगर 7.2 से 4 आ जाती है तो ये जुड़ी होती है न्यूप्लेजम्स के साथ, इडियोपैथिक डिजीज़ के साथ, और ट्यूबरकुलोसिस के साथ, या फिर शिरामिक पेरिकार्डाइटिस के लिए, ठीक है ना। कार्डियोपैथी जो है टेस्ट और हाइपरथायराइडिज्म। अच्छा, फिर स्टेनिंग है। स्टेनिंग में क्या है कि जो एक्सूडेट है उसको आपने इन्फेक्टिव प्रोसीजर के ज़रिए तैयार किया अगर सस्पेक्टेड है तो, उसके बाद कल्चर जो है वो आपने रीड किया, नेगेटिव दे दिया। और इसके बाद देखें अगर जो फ्लूइड है वो एक्सूडेट और ट्रांसुडेट हो, फिर इसमें आप ये देखें कि जो 1/3 है कंटेनर का जो कि साइड पे रखा हुआ था इसको आपने इस्तेमाल कर लेना है फिर, और इसके अंदर जो है वो देखें कि जो ग्राम और एसिड फास्ट
स्टेनिंग एज स्टेनिंग जो है वो फंडामेंटल है या फिर कोई एनी इंक्वायरी में शामिल हो गया। कल्चर जो है वो फंगल डिजीज़ का आप लगा सकते हैं अप्रोप्रिएट कल्चर मीडिया के ऊपर। एग्लूटिनेशन जो है टेक्निक्स वो आइडेंटिफाई करेंगी सर्टेन बैक्टीरिया को, एंटीजेंस को, ताकि वो डबल जो है वो ना करें। ट्यूमर मार्कर जो हैं इसमें प्लूरल फ्लूइड में वो हेल्पफुल हैं डैमेज के लिए ख़ास तौर पे। और इसके अलावा जो है वो मेलिग्नेंट सेल जो हैं वो सस्पेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए टेस्ट की जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी जो है वो आप देखिए जो एस्पायरेट करें फ्लूइड को पेपेट से और उसके बाद रिलीज़ करें, अगर तो फॉलिंग ड्रॉप्स जो है मतलब कि जो कतरा है जब आप पेपेट को डिस्पेंस करेंगे वो बैंड के ऊपर आकर जो है जब गिरता है तो 5 सेंटीमीटर बैंड के ऊपर, तो फिर या फिर लॉन्गर या फिर विस्कोसिटी जो है उसकी नॉर्मल होती है। अगर लेंथ जो है बैंड की जो है वो लेस देन 5 सेंटीमीटर आएगी तो विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। उसके बाद म्यूसिन है हाइलोरोनिक एसिड, आपने क्या करना है कि 5 ml जो है वो 1:5 रेशो का डाइल्यूटेड फ्लूइड लेना है और 0.14 ml जो है आपने 7 एसिटिक एसिड लेना है, कि 48 ml जो है वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड का और जो है वो 1 लीटर या डिस्टिल वाटर आप डालेंगे। स्टीयर करना है ग्लास रॉड के साथ, फिर इसको देखना है 2 घंटे के बाद। और जो टाइट, हाँ इसमें देखें अ टाइट रूप मैस इज termed as good, so soon after शदीद जो है वो पैरासाइट्स के साथ हैं भी जो है वो देखें सॉफ्टर शेराडे प्रेसपेटेट जो है वो हो सकती है फेयर और पोअर पार्ट प्रेसपेटेट जो है वो आपको नज़र आ सकते हैं। और इसके अलावा जो ट्यूबुलिन है इसको भी इसमें देखें, इसके ज़रिए जो है वो टर्बिड सोल्यूशन आएगा म्यूसिन। वो कह रहा है कि आखिरी वाले ये जो हैं दो कि जिसमें आपने टाइट रूपी मैस जो है वो और आखिर पे ये जो हमने दस्ती वाली स्क्रीन साफ करने वाला शुरू किया था, इसमें देखें जो बाद वाला है वो किसको इंडिकेट करे, रिड्यूस्ड हेलोरोनिक एसिड कंटेंट को। नेक्स्ट इसमें वेट प्रिपरेशन आ जाएगी। वेट प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपने कि एक ड्रॉप लेना है फ्लूइड का, उसको आप रखेंगे क्लीन ग्लास स्लाइड के कवर कर देंगे, कवर स्लिप से जो प्रिपरेशन होगी उसको फिर आप देखोगे माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है ना, कंडेंसर लगाकर। और जो नीडल लाइक क्रिस्टल हैं यूरेट्स के वो आप गॉटी आर्थराइटिस से जो है वो ले रहे हैं। इसमें देखें गॉटी आर्थराइटिस में आपको नीडल लाइक क्रिस्टल्स नजर आएंगे जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में स्मॉल मल्टीपल नेक इंक्लूजन जो हैं ये आम हैं। इसके अलावा जो है ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है ये हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जारी बात है ये जो स्टिक करने के लिए। इसके बाद क्या करेंगे कि एक ड्रॉप जो फ्लूइड का है वो आपने क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर लेना है, कवर स्लिप से उसको डाल देना है, फिर आप प्रिपरेशन बनाएंगे और उसके बाद उसको देखेंगे माइक्रोस्कोप में कंडेंसर की लोअर पावर से नीडल लाइक यूरेट्स हैं वो आपको नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको स्मॉल मल्टीपल डार्क इंक्लूजन्स भी नज़र आएंगे जैसे कि तस्वीर में दिखाई गई। इसके अलावा पॉलीमॉर्फस भी जाएंगे। तो ये आज जो है इसमें देखने आर फैक्टर आता है, टेबल है प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन सीरम रेशो, उसको छोड़ें ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो अब देखें बेटा
ये बहुत ही आसान है, इसको आप एक दफ़ा जस्ट रीड करें, रीड करने के बाद इस दफ़ा जब एक दफ़ा आप इसको लिखेंगे ना तो फिर ये बहुत अच्छा सा आपको याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।